ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक नहीं दो मुल्क बनाए, पाकिस्तान और भारत। जनवरी 1945, दूसरी जंग अजीम का एंड चल रहा है। इधर कांग्रेस के तकरीबन तमाम बड़े रहनुमा और हजारों वर्कर्स 2-2.5 साल से जेलों में हैं। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज है। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्नाह अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे हिंदुस्तान को मुखातिब करके कहते हैं, गांधी ने 25 बरस तक अपनी चलाई है, आप मुझे सिर्फ 2 साल दीजिए, अब मुझे फॉलो कीजिए। मतलब साफ था, जिन्नाह ये कह रहे थे कि वो सिर्फ 2 साल में हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलवा सकते हैं, जो अब तक गांधी और कांग्रेस नहीं कर सके थे। जिन्नाह के इस दावे की गूंज दूर दूर तक सुनी गई। अब तमाम ही हलकों में बहस चल पड़ी कि जिन्नाह जो कहते हैं वो तो करके दिखाते हैं। जिन्नाह ने ये क्या कह दिया, हर तरफ हलचल थी। जिन्नाह के बयान पर सरोजनी नायडू का जवाब आया कि जिन्नाह हिंदुस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। असल में सरोजनी नायडू कांग्रेस के उन 2-4 लीडर्स में शामिल थीं जो जेल से बाहर थे, वरना तो कांग्रेस के तमाम ही बड़े रहनुमा अंग्रेजों ने पकड़ रखे थे। तो कायदे आजम ऐसा क्या करने जा रहे थे कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलवा देते। कांग्रेस और गांधी ऐसा क्यों ना कर सके? तो चलिए आज तारीख के वर्क पलटकर आपके सामने असल दास्तान रखता हूं। मगर उससे पहले आपको यह बता दूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान में अपना इमेज गिराने वाले ध्रुव राठी, भारत के गिरे हुए मीडिया के एंकर्स जैसे अर्नब गोस्वामी और बाकियों तक जरूर पहुंचे, ताकि उन्हें मालूम हो कि आपने उन पाकिस्तानियों पर हमले का तमाशा किया है जिन्होंने आप पर एहसान किया। आज तक तो सिर्फ हम ही कहते थे कि यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, लेकिन आज मैं आपके सामने वो हकीकत रखने जा रहा हूं कि हिंदुस्तानी भी कहेंगे, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह सियासत के शर्लॉक होम्स थे, यानी सियासत में उनकी निगाह वो चीजें भी देख लेती थी जो दूसरों की नजर में नहीं आती थी। मसलन जिस तरह उन्होंने ये दावा किया था कि वो 2 बरस में हिंदुस्तान को आजाद करवा सकते हैं, उसी तरह उन्हें यह भी मालूम था कि जिस दिन अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनने के मुतालिबे को तस्लीम किया, उसके 3 माह में हिंदू क़यादत भी पाकिस्तान को कबूल ही कर लेगी। ये दावा भी वो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कर चुके थे। उनके ये दोनों दावे पूरे हुए ये तो हमें मालूम है, लेकिन किस तरह, आइए देखते हैं। 8 मई 1945 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए। जून में शिमला में वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तानी रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। अब इसके लिए पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के रहनुमाओं को जेल से निकाला गया, लेकिन कांग्रेस के बाकी रहनुमा और हजारों वर्कर्स अब भी कैद थे, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान पर जापानियों का कब्जा करवाने की कोशिशें की थी। इसलिए उन्हें सिर्फ उसी वक्त रिहा किया गया जब 2 सितंबर को जापान ने हथियार डाल दिए और हिंदुस्तान पर जापान के कब्जे का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। इस दौरान बरतानिया में आम इंतखाबात हुए और जुलाई के महीने में विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी के बजाय लेबर पार्टी की हुकूमत इख्तिदार में आ गई। अब ये समझिएगा, पिछले 15-20 साल से इस पार्टी का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा था, क्योंकि ये पार्टी हिंदू सरमायादारों से बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस लेती रही थी। लेबर पार्टी के हुकूमत में आने से कांग्रेस को नई जिंदगी मिल गई। अब खुद बताइए, तो क्या नई जिंदगी देने वाले गोरों को कांग्रेस ये कह सकती थी कि यहां से चले जाओ? खैर, हुआ यूं कि दिसंबर 1945 में बर्रे सगीर में इंतखाबात शुरू हुए और अगले साल के आगाज यानी मार्च 1946 तक जारी रहे। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग का मंशूर सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल था, पाकिस्तान। मरकजी असेंबली में मुसलमानों के लिए मखसूस 30 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग ने पूरी 30 नशिस्तें जीत ली, यानी क्लीन स्वीप। जी हाँ, और सूबाई असेंबलियों में मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों में से तकरीबन 90% मुस्लिम लीग ने हासिल की। बाद सूबों में मुस्लिम लीग की कामयाबी 100% थी, यानी बम्बई, मद्रास और उड़ीसा से तमाम मुस्लिम नशिस्तें हासिल की। मुस्लिम लीग की कामयाबी का डंका हर जगह बज रहा था। लियाकत अली खान ने कहा, दुनिया की तारीख में किसी और जमहूरी जमात ने ऐसी कामयाबी कभी हासिल ही नहीं की जैसी मुस्लिम लीग ने हासिल की है। अब मुस्लिम लीग के बदतरीन मुखालिफ भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि ये जमात पूरे बर्रे सगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने साबित कर दिया था कि वो एक कौम है, उनका खुदा एक है, रसूल एक है
और जमात एक है, जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायदे आजम ने बर्रे सगीर के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, खुदा की मेहरबानी और आपकी सरतोड़ मेहनत से हमने जो फतह हासिल की है उसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। खुदा हमारे साथ है क्योंकि हम दुरुस्त रास्ते पर हैं और हमारा मुतालिबा इस अजीम बर्रे सगीर में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए मुनसिफाना है। अब 8 अप्रैल को बर्रे सगीर के मुसलमान अहद करते हैं कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ही अताअत करेंगे और उसकी हर हिदायत पर किसी हिचकिचाहट के बगैर अमल करेंगे ताकि पाकिस्तान को कायम करके हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया जाए। अब जरा इंग्लैंड चलते हैं, वहां क्या चल रहा था। उनकी लेबर पार्टी बरतानवी अवाम से वादा कर चुकी थी कि हिंदुस्तान को खुद अपनी तकदीर का फैसला करने का मौका दिया जाएगा। वैसे इस किस्म के ऐलानात अंग्रेज हुक्मरान पिछले 110 बरस से करते आ रहे थे। अच्छा, ये ऐलानात इसलिए किए जाते थे क्योंकि बरतानवी अवाम कभी भी हिंदुस्तान को गुलाम बनाने पर तैयार नहीं थी। उनके हुक्मरानों ने उन्हें हमेशा यही कहकर मुतमईन किया कि हम हिंदुस्तानियों की रजामंदी से हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं और वक्त आते ही उन्हें आज़ादी दे देंगे। लेकिन हर दफ़ा इस किस्म के ऐलान करने के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में फिर अपनी असेंबली कायम कर देते थे और फिर वो असेंबली हिंदू मुस्लिम झगड़ों में उलझ जाती थी और अंग्रेजों को अपनी हुकूमत बरकरार रखने का मौका मिल जाता था कि भाई अगर हम ना हो तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फैसला कौन करवाएगा। खैर, इस दफा भी गोरों के यही इरादे लगते थे। उन्होंने 3 वजीरों पर मुश्तमिल वफ्द हिंदुस्तान भेजा। उसका नाम था कैबिनेट मिशन। मुझसे पूछिए तो इस मिशन का मिशन मुस्लिम लीग की आजादी का मिशन इम्पॉसिबल बनाना था। अब गोरों के भेजे गए इन 3 लोगों ने 16 मई को अपनी तजावीज पेश की। प्लान था टाल मटोल करके मामलात को तूल देना, यानी जैसे कहा गया कि मुस्लिम अक्सरियत के वो इलाके जिन्हें मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाना चाहती है अगर मजीद 10 साल तक हिंदुस्तान में ही शामिल रहें तो उसके बाद उन्हें अलहदा होने का हक मिल जाएगा वगैरह वगैरह। मामला घसीटने के लिए एक नया शोशा छोड़ दिया गया कि तमाम सूबाई असेंबलियों की मदद से एक ऐसी असेंबली बना देते हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कानून बनाएगी। जब तक वो कानून मुकम्मल होकर नाफिज ना हो जाए अंग्रेज हिंदुस्तान पर ही हुकूमत करेंगे, अगरचे हिंदुस्तानी जमातों के नुमाइंदे भी अब हुकूमत में शामिल होंगे। तो इसका असल में तो मतलब यही निकलता था कि जब तक वो आइन नाफिज नहीं होगा उस वक्त तक अंग्रेज रहेंगे। टाल मटोल कह सकते हैं इसे, टाल मटोल कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि जब तक आइन नाफिज नहीं होगा उस वक्त तक तो अंग्रेज रहेंगे। अब वो आइन बनने में कितना अरसा लगेगा? पिछला आइन बनने में 7-10 साल लग गए थे। नाफिज होने में कितना लगेगा? पिछले आइन को तो 12 साल में भी अंग्रेज पूरा नाफिज नहीं कर सके थे अभी तक। तो ये तो 10-20 साल का अरसा था जब अंग्रेज रहते, आइन बनाते। और अगर मामला उलझ जाता जैसा कि कश्मीर का मामला अगले साल उलझा तो फिर तो अंग्रेज आज तक बैठे होते। ये एक नया बहाना था। अच्छा, शुरू में तो कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी इस प्लान को कबूल कर लिया था क्योंकि मुस्लिम लीग की क़यादत और खास तौर पर जिन्नाह को साफ दिखाई दे रहा था कि ये प्लान एक दिन भी नहीं चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए जरूरी था कि वो सियासी ड्रामे के एक एक किरदार को खुद ही बेनकाब होने दें। और फिर कुछ ही अरसे में यानी 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने प्लान को मुस्तरद करके ऐलान किया कि अब मुस्लिम लीग अंग्रेजों की बनाई हुई असेंबली में शरीक नहीं होगी। उसे पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कानून साज असेंबली चाहिए। हिंदुस्तान की कानून साज असेंबली का इफ्तिताह दिसंबर में होना था। अब जैसे जैसे वो तारीख करीब आ रही थी उधर बरतानवी वजीर आजम क्लेमेंट एटली की परेशानी बढ़ रही थी क्योंकि असेंबली में मुसलमानों के लिए 76 नशिस्तें मखसूस थीं, जिनमें से 3 के सिवा बाकी तमाम मुस्लिम लीग के पास थी, अक्सरियत थी। लेकिन मुस्लिम लीग भी अड़ गई थी कि अब हम गोरों की असेंबली में नहीं बैठेंगे। उनके डटे रहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा क्योंकि जब आबादी की इतनी बड़ी तादाद के नुमाइंदे असेंबली का बॉयकॉट किए बैठे हों तो बरतानवी हुकूमत ये दावा नहीं कर सकती थी कि हिंदुस्तानियों ने उनकी स्कीम कबूल कर ली है। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि कांग्रेस के पास तो मुसलमानों से भी ज्यादा नशिस्तें थीं। अगर वो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना चाहती थी तो वो भी असेंबली का बॉयकॉट करके ये काम कर सकती थी, मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया।
इस मसले को थोड़ा और गहराई से समझाने के लिए आपको और पीछे लेकर चलता हूं। सन 1922 जब कांग्रेस ही के लीडर चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के बाकी रहनुमाओं के सामने ये तजवीज पेश करते हैं कि कांग्रेस को अंग्रेजों की असेंबली का बॉयकॉट करना चाहिए, उस वक्त भी मुसलमान दास के साथ ताउन करने पर तैयार हो गए थे, जिनमें जिन्ना और अल्लामा इकबाल भी शामिल थे। लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस और बिलखुसूस गांधी ने दास की तजवीज मुस्तरद कर दी थी, जिसके 2-2.5 बरस बाद दास फौत हो गए और उनके साथ ही हिंदू क़यादत में आजादी की तड़प रखने वाले रहनुमाओं का भी खात्मा हो गया। सीआर दास जैसे रहनुमाओं के पैगाम को कांग्रेस के लीडर्स ने माना भी नहीं और भुला भी दिया, लेकिन मुस्लिम लीग के लीडर्स ने याद रखा, क्योंकि दास की वफात पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि कोई शरीफ मुसलमान दास को कभी नहीं भूल सकता। बहरहाल दिसंबर 1926 में अंग्रेजों से आजादी की तहरीक में मुस्लिम लीग तन्हा खड़ी थी। हाँ, अगर सीआर दास जैसे आजादी मांगने वाले हिंदू रहनुमाओं की आत्माएं दूसरी दुनिया से मुस्लिम लीग का साथ दे रही हो तो वो बात अलग है, वरना उस जमाने की हिंदू क़यादत ने तो आजादी की जंग में मुसलमानों को तन्हा छोड़कर हिंदुस्तान की तकदीर अंग्रेजों के सुपुर्द कर दी थी। दिसंबर 1946 के आगाज में बरतानवी वजीर आजम एटली ने मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां को लंदन बुलाया ताकि मुस्लिम लीग को असेंबली में बैठने पर आमादा किया जा सके। कांग्रेसी रहनुमा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सिख रहनुमा सरदार बलदेव सिंह भी लंदन बुलाए गए। इस गुफ्तगू का कोई नतीजा ना निकला। हाँ, अलबत्ता जिन्ना सिर्फ इस बात पर आमादा हुए कि वो बरतानवी वजीर आजम की दरखास्त मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के सामने रख देंगे और फिर जो भी वो फैसला करेगी बरतानवी हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा। और फिर फाइनली 6 दिसंबर को वजीर आजम इटली को बरतानवी अवाम के सामने अपनी नाकामी का ऐलान करना पड़ा। यह पहला मौका था जब मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ सही तौर पर अंग्रेज अवाम के सामने आया। इससे पहले तो उन्होंने हुकूमत और कांग्रेस का मिला जुला प्रोपेगेंडा ही सुना था। अब होता क्या है कि एक तरफ 9 दिसंबर को दिल्ली में मुस्लिम लीग के बगैर ही कानून साज असेंबली का इफ्तिताह हो जाता है और दूसरी तरफ लंदन में उसके 2 दिन बाद बरतानवी पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है जो 3 दिन तक जारी रहती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मेहमानों की गैलरी में बैठकर यह बहस सुनी और वो बहस ये थी कि साबिक वजीर आजम विंस्टन चर्चिल, जो अब ओपोजिशन में थे, लेबर पार्टी की हुकूमत पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि जब कानून साज असेंबली में मुस्लिम लीग ही मौजूद नहीं तो क्या आप उसे एक जायज असेंबली मानते हैं? अगर दुल्हा और दुल्हन में से कोई एक चर्च ना पहुंचे तो उसे यकतरफा शादी तो नहीं कहा जा सकता। मतलब यहां तो यकतरफा शादी भी नहीं हो रही ना। चर्चिल ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि बरतानिया के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। पहला, कि बोरिया बिस्तर बांधो और हिंदुस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। दूसरा, कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दो जैसा कि मुस्लिम लीग चाहती है। तीसरा, कि बरतानवी फौज की मदद से मुसलमानों, निचली जातों और अकलियतों पर ऊंची जात के हिंदुओं की बालादस्ती नाफिज करते रहो। असल में पिछले कई महीनों से तो यही हो रहा था। मसलन आपने भी सुन रखा होगा कि अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे के मौके पर कोलकाता में जबरदस्त फसादात हुए और उसके बाद फसादात की लहर दूसरे इलाकों में भी फैल गई थी। हिंदू क़यादत ने उन फसादात का इल्जाम मुस्लिम लीग पर डाल रखा था, लेकिन अब दुनिया पर वाज़ेह होने लगा कि उस तमाम कुश्त खून की अखलाकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयद होती है। इसी बहस के दौरान लेबर हुकूमत के एक रुकन ने कहा, हमें हिंदुस्तान को साफ, दो टोक और गैर मुबहिम पैगाम देना होगा कि एक मुकर्ररा तारीख पर हम हिंदुस्तान से निकल जाएंगे। और उनकी राय ये थी कि ये तारीख 1 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पहला मौका था कि जब किसी बरतानवी हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तान छोड़ने की कोई वाज़ेह तारीख मुकर्रर करने की बात की गई हो। 8-10 दिन बाद 20 से 22 दिसंबर 1946 कैबिनेट की मीटिंग में हिंदुस्तान छोड़ने के ऐलान का इब्तदाई ड्राफ्ट वजीर आजम इटली के सामने पेश किया गया और उस ड्राफ्ट के शुरू के ये अल्फाज थे, हुकूमत बरतानिया को इस बात पर शदीद अफसोस है कि अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका कि हिंदुस्तान की कानून साज असेंबली में तमाम अहम हल्का राय को शामिल किया जा सके और खास तौर पर यह कि मुस्लिम लीग अभी तक असेंबली की कार्रवाई में शामिल होने से कासिर है। उसी मीटिंग में यह फैसला भी किया गया कि यह ऐलान सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब मुस्लिम लीग की तरफ से लंदन मुज़ाकरात में की गई पेशकश को मुस्तरद करने का हतमी फैसला मौसूल हो जाएगा।
यानी अब गेंद पूरी तरह मुस्लिम लीग की कोर्ट में थी। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं या एक गैर मुय्यना मुद्दत तक हिंदुस्तान में रुके रहे, इसका इन्हिसार मुस्लिम लीग के फैसले पर था। और उधर मुस्लिम लीग ने गोरों की असेंबली का बॉयकॉट जारी रखा। लिहाजा 20 फरवरी 1947 को पहली दफा बरतानवी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि बरतानिया ज्यादा से ज्यादा अगले बरस यानी जून 1947 तक हिंदुस्तान छोड़ देगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में यह ऐलान करते हुए वजीर आजम एटली ने कहा कि हिज मेजेस्टी की हुकूमत बड़े अफसोस के साथ देखती है कि हिंदुस्तानी जमातों में अभी तक इख्तिलाफात हैं जो कानून साज असेंबली के कामों में रुकावट बन रहे हैं। बरतानवी हुकूमत वाजे करना चाहती है कि जून 1947 तक इख्तिदार हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले करते। याद है ना इंट्रो? 15 जनवरी 1945 को जिन्ना ने हिंदुस्तान के तमाम अवाम को मुखातिब करके कहा था कि वो 2 साल में हिंदुस्तान को आजाद करवाएंगे। ठीक 2 साल 1 माह और 5 दिन बाद वजीर आजम एटली ये ऐलान कर रहे थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि जिन्ना ने यह भी कहा था कि जब कभी अंग्रेजों ने पाकिस्तान का मुतालिबा तस्लीम किया तो उसके 3 माह में हिंदू क़यादत भी पाकिस्तान को कबूल कर लेगी। वजीर आजम इटली के 20 फरवरी के ऐलान के 3 माह और 13 दिन बाद यानी 3 जून 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया कि कांग्रेस पाकिस्तान के क़याम पर राजी है। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 आज़ाद रियासतों के तौर पर वजूद में आए। ये सारे फैक्ट्स बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नहीं 2 मुल्क बनाए, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान के क़याम का एतराफ़ तो दुनिया करती है, लेकिन ये फैक्ट्स जानने के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी का सहरा भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सर ही बनता है।